हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडसेड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्क को कंप्लीट करेंगे, देन एनर्जी, देन लास्ट में पावर के बारे में बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्क के साथ। जो हमारा डेली लाइफ का वर्क है और जो साइंस की लैंग्वेज में हम वर्क को डिफाइन करते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। मतलब अगर मैं साइंस की लैंग्वेज में वर्क को डिफाइन करूं तो मैं कहूंगी, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हमारे पास में फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, अगर इस ऑब्जेक्ट पे मैंने कोई फोर्स लगाया एफ और फोर्स लगाने के बाद में इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे, तो हम कहेंगे दैट वर्क हैज बीन डन। तो मतलब वर्क डन कब होगा? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका मतलब वर्क डन हुआ है। ये है साइंस में। इफ सम फोर्स इज अप्लाइड एंड सम डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, देन वी से दैट वर्क हैज बीन डन। ये साइंस हुआ। अब हम बात करते हैं कि डेली लाइफ में ये कैसे डिफरेंट है, मतलब रेगुलर लाइफ का जो वर्क हमारा एक वर्ड है उससे कैसे डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए, आपके एक भैया हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो जाते हैं सुबह 9 o'clock एक कंपनी में, शाम को 5 बजे आते हैं और पूरा दिन कंप्यूटर पे कुछ काम करते हैं अपनी चेयर पे बैठ के। ठीक है, ऐसी वाली सिचुएशन है। अब भैया आपके गए सुबह 9 बजे, वो अपनी चेयर पे बैठे कंप्यूटर में। उस दिन उनको बहुत सारे सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिचेज आए हुए थे, उनको सॉल्व करना था। सुबह से लेके शाम तक उन्होंने पूरा कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे जो भी एरर्स आ रही थी सब रेक्टिफाई करी। शाम को वो आए और उन्होंने कहा आज तो ऑफिस में बहुत काम था, आज मैंने ऑफिस में बहुत सारा काम किया। ये नॉर्मल लाइफ का वर्क है। लेकिन आप साइंस की लैंग्वेज में कहोगे तो आप कहोगे आपके भैया ने कुछ काम नहीं किया। आपके भैया ने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि 9 बजे जाके वो जिस चेयर पे बैठे थे, शाम को 5 बजे वो उसी चेयर से उठ के आ गए, वो अपनी जगह से हिले ही नहीं। अगर वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ही नहीं हुए, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वर्क तो हो ही नहीं सकता ना। तो इन स्पाइट ऑफ डूइंग सो मच वर्क ही हैज डन नथिंग। क्योंकि वर्क को हम डिफाइन ही कुछ इस तरह से करते हैं। हम कहते हैं वर्क तभी होगा जब आपने फोर्स लगाया और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ मतलब वर्क डन नहीं हुआ। आपको एक दीवार को धक्का मारना है, आप बहुत तेजी से उसको धक्का मार रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा थक हार के चूर हो गए, लेकिन यू हैव डन नो वर्क। क्यों? क्योंकि जिस दीवार को आप धक्का मार रहे थे वो तो डिस्प्लेस ही नहीं हुई। आपने फोर्स लगाया बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो वी विल से दैट यू हैव नॉट डन एनी वर्क। तो वर्क को होने के लिए द नेसेसरी कंडीशंस आर फोर्स शुड बी देयर एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर। तो पहली नेसेसरी कंडीशन क्या है? पहली नेसेसरी कंडीशन है कि वहां पे एक फोर्स होना चाहिए। दूसरी नेसेसरी कंडीशन है फॉर द वर्क डन टू टेक प्लेस कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वर्क डन हुआ है। अगर फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो मतलब कोई वर्क डन नहीं हुआ। देखो फोर्स नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट वैसे भी नहीं होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होंगे तभी ही वर्क डन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब कई बार हम कहते हैं जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई है, तो उस टाइम में हम कह रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन नहीं है या फिर कुछ भी। चलो ठीक है, वो वाली बातें हम बाद में करेंगे। अभी आप बस इतना ध्यान रखें कि वर्क को हम डिफाइन कैसे करते हैं। वर्क को हम डिफाइन करते हैं कि अगर आपने फोर्स लगाया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब वर्क हैज बीन डन। वर्क के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है? देयर शुड बी सम फोर्स, देयर शुड बी सम डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं वर्क के फॉर्मूला की। तो वी विल से द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है वर्क डन के लिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले जैसे कि हम पैटर्न एक फॉलो करते हैं, हर चैप्टर में हम सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो हमने डेफिनेशन यहाँ पे क्या दी? इफ सम फोर्स इज अप्लाइड, if some force is applied
and displacement has taken place, and displacement has taken place, then we say that work has been done, work has been done। तो ये इस तरह से हम इसको डिफाइन कर देंगे। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा हम उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं। तो हम यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा। अब ये जो कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं आपको बताऊंगी। आप इसको एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हो, आप इसको सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। तो ये कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी आगे वाले जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कॉस थीटा कैसे आया। बाकी फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों नेसेसरी कंडीशन है। अब नेसेसरी कंडीशंस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब तीसरा क्या हम पैटर्न फॉलो करते हैं यहाँ पे, तीसरा हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, इट इज जूल। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। एनर्जी की एसआई यूनिट भी जूल होती है, वर्क की एसआई यूनिट भी जूल होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वी डिफाइन द एसआई यूनिट। हम एसआई यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो मतलब अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू डिफाइन 1 जूल वर्क। अब आप 1 जूल वर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो हमारे पास में वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे यहाँ पे वर्क जो है वो कितना चाहिए, वो 1 जूल चाहिए। तो ये वैल्यू 1 कब आएगी, जब फोर्स भी 1 होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 1 होगा, तभी ही 1 जूल वर्क आ सकता है। और तो कोई दूसरा केस नहीं है जिसके अंदर वर्क डन आएगा। तो इसलिए 1 फोर्स मतलब 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब 1 मीटर। तो हम कहते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब वहां पे वर्क डन कितना है, द वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 जूल। इफ देयर इज 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऑन अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स, देन वी से दैट द वर्क डन इज 1 जूल। तो ये जो हमारा एक पैटर्न है वो हमने यहाँ पे देख लिया। सबसे पहले डेफिनेशन, दूसरा उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, तीसरा एसआई यूनिट और चौथा एसआई यूनिट को डिफाइन करना। तो ये हमने वर्क के केस में कर लिया। हमने डिफाइन कर दिया, फॉर्मूला दे दिया, एसआई यूनिट बता दी और एसआई यूनिट को हमने डिफाइन कर लिया। आगे अगर हम आते हैं तो अब हम कहते हैं कि जो हमारा वर्क होता है, दिस वर्क कैन बी पॉजिटिव, दिस वर्क कैन बी नेगेटिव एंड दिस वर्क कैन बी जीरो। अब हम बात करते हैं इन तीनों केसेस की कि वर्क पॉजिटिव किस केस में होगा, वर्क नेगेटिव किस केस में होगा और वर्क जीरो किस केस में होता है, ये कंडीशंस। अब देखो हमारे पास में फॉर एग्जांपल आपके पास में यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हम ए नाम से जानते हैं। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया ये वाले डायरेक्शन में। फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किधर की साइड में हो रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन, तो उस वाले केस में हम कहते हैं कि वर्क डन हमारा कैसा होगा, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव if the force applied is in the, या फिर आप इसको लिख लो, the work is positive if the, चलो इसी को ही आगे कर देते हैं, force applied is in the direction of displacement। या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो हमारा वर्क डन कैसा आता है, इट इज पॉजिटिव। अगर आपके पास में ये चीज है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो इसका मतलब ये वर्क कैसा हो जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिव वर्क। अब इसका केस कैसे हो सकता है, आपने एक चेयर पकड़ी, चेयर को ऐसे धक्का देके आगे ले गए,
तो अब चेयर को जब आप ऐसे पुश करके लेके जा रहे हो तो आप फोर्स भी इधर लगा रहे हो, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन कैसा हो गया, द वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? नेगेटिव वर्क डन के लिए हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक कोई कार है जो बहुत ही स्लो स्पीड में, या फिर आप कहो कि वो गाड़ी जो है वो ऐसे स्लोप के ऊपर है। अब स्लोप पे है, कई बार मूवी वगैरह में ऐसा सीन आता है, उस सीन में क्या होता है, ऐसे स्लोप है, इस स्लोप के ऊपर यहाँ पे ये कार है और ये कार ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, इधर की साइड आ रही है, यहाँ पे एक हीरो है और ये हीरो क्या कर रहा है, इस कार को ऐसे रोकने का ट्राई कर रहा है, लेकिन कार आती जा रही है, ये पीछे होता जा रहा है। तो आप इस केस में इमेजिन करना, जो यहाँ पे हीरो या हीरोइन जो भी है, एक्टर जो भी है, वो क्या कर रहा है, इस कार के ऊपर फोर्स लगा रहा है इधर की साइड में। फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स लग रहा है इस कार पे इधर, क्योंकि ये इस कार को रोकना चाह रहा है नीचे गिरने से। लेकिन जो कार है वो किधर आ रही है? वो इधर नीचे की साइड में आ रही है। तो आप देखो फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, लेकिन जो गाड़ी है उसका डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में है? वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, मोशन इस डायरेक्शन में है, या डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो तब हम कहते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट, या तब हम कहते हैं कि हमारा वर्क कैसा है, इट इज नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन के लिए क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इफ यहां पे इसको उल्टा कर देंगे, वर्क इज नेगेटिव इफ द फोर्स अप्लाइड इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, वर्क इज नेगेटिव इफ द डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। समझ गए नेगेटिव वर्क डन कब होगा? इसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा। और सिचुएशंस भी हमने देख ली कि ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं जिनमें आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन फिर भी जो मोशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो दैट इज द नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन में क्या होगा, जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। नेगेटिव वर्क में जिधर फोर्स लगाओगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे केस की तरफ। तीसरा केस हमारा कहता है कि वर्क कैन बी जीरो। हम क्या कह रहे हैं, द वर्क डन कैन बी जीरो। वर्क डन कैन बी जीरो। कौन कौन सी सिचुएशंस है ऐसी जिसमें वर्क डन जीरो हो सकता है? सबसे पहले तो हम एक बार वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास में वर्क का फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क का ये फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले को समझें तो हम कहते हैं अगर मैं यहाँ पे फोर्स को जीरो रख दूं, फोर्स को जीरो करूं, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन जीरो हो गया। पहला ये केस हो गया। अब हम एक दूसरा केस देखते हैं। मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हम जीरो कर देते हैं, फोर्स तो है वहां पे लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन के फॉर्मूले में हमने लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह जीरो, और किसी भी चीज को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही आता है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या आ गया हमारे पास में, यहाँ पे वर्क डन आ गया जीरो। तो यहाँ पे दो सिचुएशन आ गई यहाँ पे वर्क डन की। पहली आई है कि वर्क डन हमारा कैसा है, फोर्स अगर जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे केस की तरफ। तीसरे केस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पे वर्क डन का हमारा वो दूसरा वाला फॉर्मूला चाहिए जिसमें हमने कहा था ये क्या होता है, एफएस कॉस थीटा। ठीक है, जो फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे कैसे आया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कि कोई ऑब्जेक्ट है ए, अगर इसको एक रस्सी से बांध दे हम, और यहाँ पे एक ये बच्चा खड़ा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, इस रस्सी से पकड़ के इस पर्टिकुलर चीज को खींच रहा है, रस्सी से पकड़ के खींच रहा है ऐसे अपने हाथ से।
तो आप देखो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है किधर, इधर की साइड में, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या बन रहा है, एक एंगल थीटा बन रहा है। तो फोर्स लग रहा है, हम किसी भी रस्सी से ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं टॉय को, अब टॉय नीचे जमीन पे चल रहा है, तो टॉय का डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये एस का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है, फोर्स का डायरेक्शन ये तो एस हो गया, फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा एंगल। तो जब थीटा एंगल बन रहा है तो हम कहते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, एक एंगल है, फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कोई एंगल बनता है, तो हम कह देते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब देखो एफ एस कॉस थीटा में वर्क डन 0 कब हो सकता है, जो ये कॉस थीटा है इसमें अगर थीटा की वैल्यू हो जाए 90 डिग्री, तो जो कॉस 90 की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 0। ऐसा आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, जब मैथ्स पढ़ोगे आपको बताया जाएगा कि जो कॉस 90 की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर होती है। तो अब देखिए वर्क डन हमारे पास में क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब कॉस कितना है, कॉस 90 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0, तो ये हो गया 0। अब हम कह रहे हैं ये 90 कैसे, मैंने कहा फोर्स आपका फॉर एग्जांपल इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं आपको केसेस भी बताऊंगी डेली लाइफ के कि कैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो सकते हैं। तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन 0 हो गया। कहने का मतलब है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इसको हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि एक कूली है, वो कूली ने अपने माथे के ऊपर बहुत एक बड़ा सा बक्सा रख रखा है, और अब कूली क्या कर रहा है, उस बक्से को लेके आगे चल रहा है, ठीक है। कूली ने वो वजन को ढोआ, उसको अपने माथे पे लिया, माथे पे लेके वो आगे रेलवे स्टेशन पे चल रहा है, रेलवे स्टेशन पे जाके उसने आपका जो भी सामान था उसको अपने माथे से उतारा और नीचे रख दिया, और फिर आपसे कहा कि आप पैसे दो। कोई वहां पे साइंस का बंदा था, उसने कहा तुमने तो वर्क डन ही नहीं किया, तुम्हें पैसे किस बात के मिलेंगे। कूली ने कहा भैया मैं आपका पूरा बैग जो है वो माथे पे रख के लेके आया हूं और यहाँ पे लाके रखा है, आप कैसे कह रहे हो कि मैंने कोई वर्क डन नहीं किया, पैसा तो बनता है, मैंने तो काम किया है। लेकिन साइंस वाला बंदा तो अपने लॉजिक लगा रहा है, वो कह रहा है कि तुमने वर्क नहीं किया। तो कूली ने कहा भैया समझाओ कैसे नहीं किया मैंने वर्क डन। तो कूली को जब उन्होंने साइंस वाले भैया ने समझाया तो उन्होंने कहा कि देखो कूली भाई साहब, ये हो आप कूली भाई साहब, आपने माथे पे क्या रख रखा है, आपने माथे पे रख रखा है बक्सा, ठीक है। इस बक्से को लेके आप चल रहे हो इधर, आप इधर चल रहे हो, इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है। अब क्या कर रहे हैं कूली भाई साहब, इधर जब चल रहे हैं तो यहां पे जो एक फोर्स लग रहा है, वो इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, वो यहाँ पे ड्यू टू द ग्रेविटी एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि माथे पे बक्सा रख रखा है, माथे पे बक्सा है तो बक्से के ऊपर ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा, बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ। तो आप देखो यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, दिस इज द फोर्स डायरेक्शन एंड द कूली इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री। आप यहां पे देखो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया यहां पे 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल हो गया तो हमने कहा वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास एफ एस कॉस थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री, तो हम इसे लिख देते हैं एफ एस कॉस 90 डिग्री, और जो कॉस 90 की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो वर्क डन यहां पे क्या हो गया, यहां पे वर्क डन 0 हो गया।
यहाँ पे वर्क डन जैसे जैसे ही 0 होता है वैसे ही साइंस वाले भैया ने तो कह दिया तुमने कोई काम ही नहीं किया, तुम्हें किस बात के पैसे मिलेंगे। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बोला था, साइंस की लैंग्वेज में जो हम वर्क को डिफाइन करते हैं और हमारा जो डे टू डे लाइफ का जो वर्क डन है वो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। कूली ने काम किया है, वो अपने पैसे डिजर्व करते हैं। साइंस में हम कहते हैं कूली ने कोई वर्क डन नहीं किया है, इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका जो मोशन है और जो फोर्स है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, यहाँ पे वर्क डन 0 हो गया। तो अभी हमारे पास में 0 वर्क डन के लिए 3 यहाँ पे सिचुएशन है। पहली सिचुएशन कहती है अगर फोर्स 0 होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन कहती है अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके भैया ऑफिस गए, कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बैठे कंप्यूटर पे खूब सारा काम किया, शाम को वापस आए लेकिन कुछ वर्क डन नहीं है। वर्क डन क्यों नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, वहां पे बैठे बैठे एक ही चेयर पे बैठे बैठे उस लैपटॉप पे काम करते जा रहे हैं। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन नहीं है। दूसरा केस। अब हम तीसरा केस कहते हैं कि अगर थीटा हमारा 90 डिग्री होता है तो उस केस में भी वर्क डन कैसा होता है, इट इज 0। तो हमने यहाँ पे 3 केस देखे, वन इज व्हेन द वर्क डन इज पॉजिटिव, सेकंड व्हेन द वर्क डन इज नेगेटिव एंड थर्ड व्हेन विल बी द वर्क डन 0। पॉजिटिव कब होगा, जब जिस डायरेक्शन में वर्क डन फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ऑपोजिट हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव वर्क डन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन हो जाता है 0। अगर फोर्स नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। तो दिस इज हाउ द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 की कंडीशन जो वर्क डन की है वो हमने यहाँ पे डिफाइन की। ये हो गया हमारा वर्क डन के बारे में। अब हम बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द एनर्जी। देखो एनर्जी में वही स्टेप्स हम लोग सबसे पहले फॉलो करेंगे। पहला हमारा स्टेप कि एनर्जी को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, हम कितना काम कर सकते हैं उसकी जो एबिलिटी है उसे हम एनर्जी कहते हैं। हम कहते हैं आज तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है, आज तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो मतलब हमारी कैपेसिटी नहीं है कुछ करने की। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी वो कैपेसिटी है जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। ये डेफिनेशन हुई। डेफिनेशन के बाद में हम यहाँ पे कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात। तो देखो मैथमेटिकल फॉर्मूले की जब बात आ रही है तो हम कहेंगे एनर्जी के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो अकॉर्डिंगली फिर उनके फॉर्मूले होते हैं। हमारे सिलेबस में एनर्जी के हमारे 2 टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं, एक काइनेटिक एनर्जी के बारे में, एक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो उन दोनों का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे जो आपके सिलेबस में है। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे फॉर्मूले का, तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी को मैं के से यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², जिसमें के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, इट इज काइनेटिक एनर्जी, m is the mass of the object, mass, and v is the velocity, and this is how kinetic energy will be half mv²। अभी हम डिफाइन करेंगे सबको, क्या काइनेटिक है, क्या पोटेंशियल है, सब चीजें। अभी सिर्फ फॉर्मूले की बात हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी में p स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, g यहाँ पे है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h इज हाइट भी हो सकती है, इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे पास में दो फॉर्मूले, पहले हमने एनर्जी को डिफाइन किया, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, फिर हमें क्या बताना है उसका फॉर्मूला। तो आप दो फॉर्मूले अभी ध्यान रखोगे, इनको हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे कि काइनेटिक क्या है, पोटेंशियल क्या है, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। काइनेटिक का फॉर्मूला हो गया हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh, ठीक है। तीसरा है हमारे पास में SI यूनिट, जो SI यूनिट होती है किसी भी एनर्जी की, दैट इज जूल। तो चाहे कोई सी भी एनर्जी ले लो आप, सोलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, एनीथिंग, सबकी जो एनर्जी की SI यूनिट होगी दैट विल बी जूल। तो वर्क की भी SI यूनिट जूल होती है, एनर्जी की भी SI यूनिट जूल होती है। तो ये SI यूनिट क्या हो गई, इट इज जूल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे एनर्जी की बात की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। देखो हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी है, मतलब अगर हम नेचर में बात करें तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या क्या फॉर्म्स है, मतलब आप इसको टाइप ना कह के फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बोलोगे तो दैट विल बी अ बेटर वर्ड। तो हम यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिख लेते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहला मैं यहाँ पे बात करती हूँ सोलर एनर्जी, जो सन से हमें एनर्जी मिल रही है, दैट इज सोलर एनर्जी। दूसरा है हमारे पास में हीट एनर्जी, ठीक है। देन वी हैव विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कौन सी है, जो हवा से है। चौथा हम कह रहे हैं हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी कौन सी, जो पानी से हम लोगों को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे एनर्जी में है थर्मल एनर्जी, हो गया न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो बनते हैं, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं, तो वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगी। देन वी हैव द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कौन सी, जो बैटरीज हैं, जिनसे हम एसी के रिमोट वगैरह में सेल जो यूज करते हैं, टीवी के रिमोट का जो सेल होता है, उन सब में केमिकल एनर्जी होती है। इसके बाद में हमारे पास में है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है ना, बहुत सारी, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब मैंने यहाँ पे एक दो लिखी है, बाकी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी फॉर्म्स यहाँ पे आपको मिलेगी। तो साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज प्रेजेंट है ये। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखिए कि ये जो एनर्जी है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है। हमने मास पढ़ा था और मास के कंजर्वेशन के बारे में बात की थी जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा था। अभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बार देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब बहुत सारी वेरियस फॉर्म्स है यहाँ पे एनर्जी की, और वो सारी की सारी एनर्जीज कैसी हैं, दे ऑल आर कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी एक आइसोलेटेड जो सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और ये एनर्जी क्या हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। दैट इज नॉन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आप इसको स्टेटमेंट को देना चाहें तो यू कैन से फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन isolated system, for an isolated system, total energy remain constant। आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कैसी रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और एनर्जीज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कैसे कन्वर्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है, वो सोलर एनर्जी को प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। फिर वो केमिकल एनर्जी को हम लोगों ने प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनकी फॉर्म में खाया। खाने के बाद में वो एनर्जी हमारी मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हुई। हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है, एनर्जीज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। लेकिन एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, हम टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और ये एनर्जीज एक दूसरे
के फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी जो है, इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो यू कैन सिंपली से दैट इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी से हमारा मतलब है द एनर्जी रिलेटेड टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिलेटेड टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से जो एनर्जी रिलेटेड है दैट इज नॉन एज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन हो जाएगा द एनर्जी विच इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। अब हम कहते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, मतलब किस तरह से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको डेरिवेशन भी बताऊंगी इसका। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा? द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज जूल। जितनी भी एनर्जीज होंगी सबकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज जूल ओनली, तो इसलिए हम इसको जूल ही लिखेंगे। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी इज के हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास, वी इज वेलोसिटी एंड द एसआई यूनिट इज जूल। दूसरी यहाँ पे एनर्जी कौन सी है? दूसरी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, this energy is related to the configuration and the position of an object। तो हम इसको डिफाइन करेंगे the energy which is responsible for the position and configuration of an object is known as potential energy। तो इस तरह से डिफाइन हो गया। दूसरा, हम इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? हमने कहा आप अगर इसको एक रूटीन बेसिस पे समझना चाहे तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो भी होती है वो किसी की पोजीशन की वजह से होती है। और पोजीशन कैसे? किसी की हाइट, मतलब वो किसी ना किसी हाइट पे तो होगा ही ऑब्जेक्ट। तो अगर हाइट वहां पे प्रेजेंट है, तो अगर किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो मतलब उसके साथ में कौन सी एनर्जी होगी? देयर विल बी पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला होता है mgh। ये mgh कैसे आया? हमने कहा वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से उठा के इस हाइट पे रख रहे हैं, तो इस हाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर एक ग्रेविटी की वजह से mg फोर्स लग रहा है, तो फोर्स हो गया mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इस हाइट तक का, तो इसलिए हम इसे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। तो ये जो वर्क डन हमने किया इस ऑब्जेक्ट को यहाँ नीचे से उठा के ऊपर तक लेकर आने में, वो वर्क डन हमारा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कंजर्व होके रहता है, स्टोर होके रहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh। इसकी भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? द एसआई यूनिट विल बी जूल, ठीक है। एक बार हम एनर्जी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और एनर्जी को रिवाइज करने के बाद में वी विल डू द पावर, ठीक है। तो अभी वर्क और एनर्जी दो चीजें, इनको एक बार हम नोट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने वर्क का यहाँ पे डेफिनेशन दिया। अगर कोई फोर्स है और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन हो रहा है। उसके बाद में दो कंडीशंस जो सेटिस्फाई हो रही है कि एक तो फोर्स लग रहा है, दूसरा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ गया? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कैसे? फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो इसलिए न्यूटन मीटर, या फिर जूल तो होती ही है। ठीक है। वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो वर्क विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि द वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। 1 जूल वर्क को हमने डिफाइन किया था, अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका मतलब यहाँ पे कितना वर्क डन हो रहा है? 1 जूल का वर्क डन हो रहा है। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस वाले केस में यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन है। वर्क डन जीरो किस केस में होता है? या तो फोर्स जीरो है, या डिस्प्लेसमेंट जीरो है, या फिर जो थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो 90 डिग्री है, तो उस वाले केस में फोर्स विल बी जीरो। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एनर्जी के बारे में पढ़ा, तो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। अब एनर्जी क्या कर सकता है? कोई गेन कर सकता है, लॉस कर सकता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, और एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है। ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, जो हीट वगैरह है, कोई चीज ठंडी है या गर्म है तो वहां पे कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं, तो दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। केमिकल एनर्जी, जितने भी केमिकल्स हैं उन सब में केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। देन साउंड एनर्जी, साउंड भी क्या है? एक एनर्जी है जो हमें सुनने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी हैव द ग्रेविटेशनल एनर्जी, कोई भी चीज है वो नीचे गिर रही है तो इसका मतलब ग्रेविटी की वजह से गिर रही है, यहाँ पे भी वर्क डन तो कुछ हो ही रहा है, और एनर्जी यहाँ पे भी प्रेजेंट है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? द एनर्जी विच इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन है, वो मूव कर रहा है, तो मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? देयर इज काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन, उसके शेप एंड साइज, उसके कॉन्फ़िगरेशन, उसकी हाइट की वजह से जो एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये हमारी दो तरह की होती है। एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है ड्यू टू द ग्रेविटी, किसी हाइट पे। हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी किस किस की वजह से होती है? पोजीशन, शेप, साइज एंड हाइट, इन चार की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन जो भी है। तो मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब किसी हाइट पे होगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब शेप, कोई शेप थी, ऐसे स्प्रिंग है, आपने ऐसे बड़ा कर दिया तो शेप को चेंज कर दिया, तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देन आयनाइजेशन एनर्जी जो भी है। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? जो एनर्जी मोशन की वजह से होती है, जैसे यहाँ वॉक कर रहा है, ये गिर गया, ये बॉल को थ्रो कर रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें मूव कर रही है, मोशन में है, तो जो भी चीज मोशन में होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए जो ये फॉर्मूला है उसको डिराइव किया है। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए आपको जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, यहां से एक्सलरेशन अगर मैं निकालूं तो इट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा मेरे पास में। अब हमने कहा कि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू ma, हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से फोर्स का फॉर्मूला ma, और ये डिस्प्लेसमेंट। अब हमने यहाँ पे m तो ऐसे ही रखा, जो a है उसकी जगह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या पुट कर दिया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू s।
इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास में क्या बच गया, हमारे पास बच गया वर्क डन इज इक्वल्स टू मास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इनिशियल कोई भी चीज स्टेशनरी है या रेस्ट की पोजीशन पे होती है तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है mv स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, और इसी को हम 1/2 mv स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो ये जो वर्क डन हुआ मोशन से, वही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, तो वर्क ही हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वर्क डन हमारा कितना आ गया, हाफ mv स्क्वायर। तो हम कैसे, एक बार दोबारा से बता देती हूँ, इसका डेरिवेशन जो भी है, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। तो हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है। हमने कहा एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, और जो मोशन से रिलेटेड एनर्जी है दैट इज व्हाट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास में वर्क के लिए फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सलरेशन। अब क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में इसका मतलब उसका एक्सलरेशन भी होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया W इज इक्वल्स टू एम ए इंटू एस। अब एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन है तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहां से हम एक्सलरेशन निकालते हैं तो वो एक्सलरेशन आ जाता है 2 इंटू एस। ये एक्सलरेशन की वैल्यू आई। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे ये W हमने ले रखा है, हमने मास लिया है, एक्सलरेशन की जगह हमने पुट कर दिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस इंटू एस। अब डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो गया तो हमारे पास में वर्क डन क्या आ गया, मास, ये हमारे पास में हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब आप यहाँ पे देखो, जब भी हम किसी चीज को स्टेशनरी पोजीशन से या फिर रेस्ट की पोजीशन से लेते हैं तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम 0 मान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को 0 मानूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा आ गया। अब जो ये इस तरह की चीज हमारे पास में आई है, इसी चीज को हम आगे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू एम v स्क्वायर बाय 2। अगर मैं इसे थोड़ा अरेंज करूं तो आई विल राइट इट एज हाफ एम v स्क्वायर, और यही हमारी क्या होती है, दिस इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इतना हो गया। अब हम आगे चलते हैं। डेरिवेशन के बाद में है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, शेप, साइज एंड हाइट, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये किसी ऊपर पोजीशन पे है, किसी हाइट पे है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पानी को स्टोर करके रख रखा है, पानी कैसा है, स्टोर्ड है, तो वो किसी हाइट पे है तो उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही डैम को खोलते हैं, ये जो स्टोर्ड पानी है ये बहने लगता है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपके पास में ये चीज है, अभी ये किसी हाइट पे यहाँ पे h है और ये रेस्ट की पोजीशन में, अगर रेस्ट पे है, यहाँ पे शेप, साइज जो भी है, हाइट है, तो मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं इसे छोड़ दूं और ये ऐसे नीचे आने लगे तो मतलब अब इसकी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये मोशन में। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह अभी हमने इसको नीचे से ऊपर लेके आए, काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ आके रुक गए, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर कोई चीज हाइट पे है उसमें पोटेंशियल एनर्जी, आप उसे रिलीज कर दोगे, वो मूव करेगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, आप इसको कुछ इस तरह से समझिए,
हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट की हाइट है h हाइट पे ये है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, और ये कैसी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है अभी। अब अगर हमने इसको रिलीज कर दिया, अब ये नीचे गिर रहा है, अब ये नीचे गिरेगा, तो जब आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो मिनिमम हो जाएगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह से पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक से पोटेंशियल में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये एप्पल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इनके अंदर भी क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी की वजह से होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं हम। शेप एंड साइज की वजह से है तो हम इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh, mgh होगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, लाइट, न्यूक्लियर, साउंड, आयनाइजेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एक किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती। डन, आगे चले। ठीक है, आगे है हमारे पास ये जो काइनेटिक एनर्जी हम बता रही थी मैं आपको कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन जैसे ये नीचे आता है ये बॉल, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। इस वाली जगह पे मतलब ग्राउंड को रीच करने से थोड़ा जस्ट ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी कैसी है, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, वो मैक्सिमम हो गई। अब देखो अपने पास में लास्ट बचा है दैट इज पावर। ठीक है, पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन एंड ऑल वही सब देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम पावर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। पावर की डेफिनेशन है आपके पास में वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्या है हमारे पास में पावर की डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसको मैं लिख सकती हूँ P इज इक्वल्स टू W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ऐसे ही लिखा जाएगा। या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो भी हमारा क्या हो सकता है, पावर। तो दूसरी लैंग्वेज में लिखें तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज नॉन एज पावर। या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम हमारा हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये दो काफी अपने पास में, पहला वर्क डन पर यूनिट टाइम दैट इज P इज इक्वल्स टू W/T, और सेम टू सेम बात होगी रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसी की एक दूसरी हमारी डेफिनेशन है, वो कहती है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, दिस इज ऑल्सो नॉन एज पावर। इसको हम लिखते हैं P इज इक्वल्स टू E/T। तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो पावर एंड दैट इज P इज इक्वल्स टू E/T। तो हमारे पास में दो डेफिनेशन है पावर की, पहली है वर्क डन पर यूनिट टाइम, दूसरी है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो दोनों डेफिनेशन हो गई। दो फॉर्मूले हैं पावर के, पहला पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, दूसरा है पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो पावर की एसआई यूनिट होती है वाट। अगर हायर हमें यूनिट चाहिए पावर की तो हम इसको ले लेते हैं किलोवाट। किलोवाट, किलोवाट को हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, किलोवाट। तो डेफिनेशन हो गई, मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया पावर का, एंड एसआई यूनिट हो गई। अब देखो जो पावर यूनिट है, इसकी जो पावर की वाट यूनिट है, अब उसको भी तो डिफाइन करना है, 1 वॉट को भी डिफाइन करना है। तो 1 वॉट कब आएगा हमारे पास में, 1 वॉट आएगा अगर 1 जूल एनर्जी है और 1 सेकंड का टाइम है, तभी तो ये 1 वॉट आएगा। तो हम कहते हैं अगर 1 सेकंड में
एक जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो इसका मतलब पावर कितनी है, पावर 1 वॉट है। या फिर हम कहेंगे अगर 1 सेकंड में 1 जूल वर्क डन हो रहा है तो उस टाइम में भी पावर 1 वॉट के बराबर आती है। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन 1 वॉट। 1 वॉट कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में 1 जूल वर्क डन, या फिर 1 सेकंड में अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होती है, मतलब पावर कितनी है, पावर है वॉट। पावर मतलब हम ऐसे कहते हैं ना कितने पावर का बल्ब है, 100 वॉट का है, 0 वॉट का है, तो वो पावर होती है। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी होते हैं उनकी ये पावर होती है कि वो कितना काम कर सकते हैं या कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जैसे एसी है, एसी का पावर बहुत ज्यादा होता है तो वो एनर्जी भी उतनी कंज्यूम करता है, बिल भी बहुत हाई आता है फिर हमारा, क्योंकि एनर्जी का कंजम्पशन भी ज्यादा है, वर्क डन भी ज्यादा है। माइक्रोवेव ओवन है, पावर खूब होती है उसकी, तो वर्क डन भी ज्यादा करता है, एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम करता है। तो इस तरह से हम पावर को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब देखो, क्योंकि वॉट क्या है, हमारी एक छोटी यूनिट है, तो हम किलोवाट भी ले लेते हैं। 1 किलोवाट में कितने वॉट्स होते हैं, 1000 वॉट। तो 1 किलोवाट विल बी इक्वल टू 1000 वॉट। एवरेज पावर किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज पावर हो जाएगी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। दिस वाज अबाउट द पावर। एक होती है हॉर्स पावर, जो इंजन वगैरह में यूज होती है, गाड़ियों के जो इंजन होते हैं। हॉर्स पावर हमारी 746 वॉट के बराबर होती है। फिर कमर्शियल यूनिट भी होती है पावर की, कमर्शियल यूनिट्स भी होती है, जैसे अपने यूनिट कहते हैं हम कि कितना यूनिट कंज्यूम हुई है एनर्जी, किलोवाट आवर होती है। तो ऐसे करके कुछ कुछ चीजें आपकी पावर से भी रिलेटेड है यहाँ पे। तो पावर क्या हो गई, पावर होगी एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, या फिर हम कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल्स टू E अपॉन टी या फिर W अपॉन टी। ऐसा यूनिट होती है वॉट। 1 वॉट का मतलब है 1 सेकंड में अगर 1 जूल वर्क डन हुआ है, इसका मतलब पावर है 1 वॉट। वॉट एक छोटी यूनिट है, इसलिए हम किलोवाट का भी यूज करते हैं। तो 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होते हैं। जो इंजन्स वगैरह होते हैं उनको हम हॉर्स पावर में यूज करते हैं, इसलिए 1 वॉट में 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होते हैं। डन। आई होप ये चैप्टर क्लियर होगा। नेक्स्ट वाला जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता देंगे।